जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मित्रों नमस्कार, वरुण आर्ट मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत संसद चैप्टर के जरिए राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या है, इसकी संरचना कैसी है, किस अनुच्छेद के तहत इसकी संरचना की गई है, कितने सदस्य होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स या विद्यार्थी मेरे चैनल पर अभी नए नए हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें। इससे आपको फायदा ये होगा कि सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो जैसे ही नया वीडियो अपलोड मैं करूंगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अच्छा लग रहा है और लाइक बटन को भी दबाना न भूलें। चलिए आते हैं टॉपिक पर। राज्यसभा तो संसद का जो निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने से होता है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा जो भी होता है वो उच्च सदन होता है, इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसकी निर्माण कब हुआ, पहला हम लोग पढ़ेंगे कि इसका गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है यही कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो आपका जवाब सिंपली होगा कि 1952 में हुआ। ठीक है। डेट अगर पूछता है तो 3 अप्रैल 1952, लेकिन बेसिकली आप लोग 1952 याद रखें, डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ठीक है। अब राज्यसभा की जो संरचना है वो किस अनुच्छेद के तहत है जी? तो अनुच्छेद 80 के तहत है। उसके बाद राज्यसभा का जो पुराना नाम है, राज्यसभा का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो राज्य परिषद। यानी 1954 ईस्वी के पहले इसका नाम क्या था राज्यसभा का? तो राज्य परिषद था। फिर कहें कि 1954 के पहले लोकसभा का नाम क्या था? तो आपका जवाब होगा कि जनता का सदन। ठीक है। उसके बाद संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन है। यानी क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का वर्णन है? तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 4, सॉरी अनुसूची 4। उसके बाद ये छोटे मोटे तौर पर इसकी व्याख्या थी। अब आइए इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये चार्ट के माध्यम से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि सारी बातें चार्ट के माध्यम से यहाँ लिखी हुई है, बिल्कुल ही आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना है और समझना है। तो आइए देखते हैं। पहले राज्यसभा के 5 भाग में यहाँ हम बांटे हुए हैं इसको, कि सदस्य की संख्या, मनोनयन, कार्यकाल कितना होता है, इनकी योग्यताएं क्या होती है और कार्य संचालन के लिए कौन कौन व्यक्ति जरूरी है। तो हम लोग पहले आते हैं सदस्य संख्या पर। ठीक है। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटों का वर्णन है। माने मैक्सिमम कितने सीट का निर्धारण किया गया है राज्यसभा में?
तो 250 सीट। एक क्वेश्चन आता है कि अधिकतम कितने सीट का विधान किया गया है, तो 250 सीट। ठीक है, अब देखिए कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ करते हैं वर्तमान में, तो 245 सीट के लिए होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सीट पर चुनाव होता है जी, तो 245 सीट पर होता है। तो 245 सीट कहां कहां से लिया गया है, थोड़ा सा इसको देखें। तो राज्य से, यानी अभी कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 28 राज्य से 229 सीट का चुनाव होता है। ठीक है, और संघ लिखा हुआ है यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा का सीट कितनी है जी, तो 4 है। कितनी है, तो 4 है। और मनोनयन द्वारा कितने व्यक्ति आते हैं, तो 12। देखिए मनोनयन क्या है, तो राष्ट्रपति जो व्यक्ति विज्ञान, कला, समाज सेवा या किसी अन्य विधा में उत्कृष्ट हो, वैसे व्यक्तियों को वैसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा के लिए चुन लेते हैं। इसी प्रक्रिया को मनोनयन कहा जाता है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये होता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। कुल मिलाकर ये कितने हो जाएगा, 245 से 229 प्लस 4 प्लस 12। ठीक है, तो 245 सीट का आपका हिसाब हो गया। चलिए ठीक है, एक बात यहां करनी है कि ये सीट का आवंटन किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है या राज्य के आधार पर होता है। तो बिल्कुल ही ये मान लीजिए कि इस सीट का आवंटन जो हुआ है जनसंख्या का आधार पर हुआ है। किस आधार पर जी, तो जनसंख्या के आधार पर हुआ है। और बाकी जितने राज्य का वर्णन नहीं है या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन इसमें नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल मान लीजिएगा कि उसकी जनसंख्या काफी कम है, इसलिए उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चलिए ठीक है, अब मनोनयन, तो मनोनयन का जो चर्चा यहाँ किए हैं बिल्कुल वही वाला बात है। तो 12 व्यक्ति का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। आइए कार्यकाल पर इस पर विचार करें। एक कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यसभा के जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। कितना, 6 वर्षों का। अगर हम कहें कि लोकसभा में कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, हाँ इसमें कंडीशन देख लीजिएगा कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में क्या होता है जी, तो प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा का 1/3, राज्यसभा के सदस्यों का 1/3 सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर कर दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने रिटायर कर जाते हैं, तो 1/3। और क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह का सदन है, राज्यसभा किस तरह का सदन है, अस्थाई है कि अस्थाई है, तो आपका जवाब होगा कि अस्थाई है। यानी राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। ठीक है, और लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है, आइए योग्यता के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष की हो। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस पर फोकस करेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए, तो 30 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरी योग्यता है।
उसके बाद राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी जिस क्षेत्र से उसको चुना जाता है वहां से उसका पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, और वह पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी मुख्य योग्यताएं हैं। योग्यताएं और भी हैं, लेकिन एग्जाम के लिहाज से ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसे बोर्ड पर लिखना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि आपको किस चीज से मतलब है कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व कर देना चाहिए, यानी आप उसे सॉल्व कर सके, उतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल उतना ही बात को यहाँ बोर्ड पर अंकित किया हूं जितना आवश्यक है। अब चलिए ठीक है, कार्य संचालन। तो कार्य संचालन के लिए कौन कौन व्यक्ति चाहिए जी? तो सभापति होना चाहिए और उप सभापति होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक विशेष प्रश्न बन रहा है। वहां विशेष प्रश्न क्या है? तो देखिए, ये सभापति कौन होता है? क्योंकि ये पदेन सीट होता है, पदेन सीट होता है, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति रहता है, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है, वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, इसीलिए ये पदेन पदेन सभापति कौन होता है जी? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और उप सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा में से ही राज्यसभा के सदस्य में से ही एक व्यक्ति को उप सभापति के लिए चुन लिया जाता है। ठीक है, इसका विस्तार से वर्णन आगे किया गया है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की संरचना की गई है? अनुच्छेद 80 के तहत की गई है। उसके बाद है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 250। फिर कहेंगे कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सीटों का चुनाव होता है? तो 245 है। उसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? तो 6 वर्ष का होता है। उसके बाद प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 हो जाते हैं। फिर कहा जाए कि राज्यसभा किस तरह का सदन है? तो अस्थायी सदन है। राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष का न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो 30 वर्ष की होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, तो जितने अभी क्वेश्चन हम बोले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। और एक बात और है कि जब पूरा पढ़ा लेंगे तो लास्ट में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन हम पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब स्थानों की रिक्तता मतलब क्या है कि राज्यसभा का सदस्य अपना स्थान कैसे रिक्त करेंगे, किन किन माध्यम से करेंगे? तो देखिए, दोहरी सदस्यता, यानी यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो वह किसी एक सदन में ही सदस्य रह सकता है, यानी एक सदन से उसको त्याग पत्र देना ही पड़ता है, वो सीट खाली करनी ही पड़ती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है पद त्याग। यदि कोई राज्यसभा का सदस्य अपना पद त्याग करना चाहता है तो बिल्कुल त्याग सकता है, अपने इस्तीफा वह सभापति को दे सकता है, अपने इस्तीफा सभापति को दे सकता है। उसके बाद अनुपस्थिति, यदि राज्यसभा का कोई भी सदस्य लगातार बिना सदन को बताए हुए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। उसके बाद अन्य कारण, तो अन्य कारण में आ जाएगा कि यदि राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है
उसको उच्चतम न्यायालय निरस्त कर दे, या अगर राज्यसभा का सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में हो जाए, या उसका वह किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए, तभी उसको राज्यसभा के सीट से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो यही कुछ कारण है। एक पहला कारण क्या है? दोहरी सदस्यता, यानी कोई भी सदस्य किसी एक ही सदन का सदस्य बन सकता है। पदत्याग तो आप लोग जान गए कि उसको अगर पदत्याग देना होगा तो सभापति को इस्तीफा दे देगा। अनुपस्थिति वाला बात याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति कितने दिनों तक सदन का, कोई सदस्य कितने दिनों तक सदन को बिना बताए हुए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो 60 दिनों तक। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद आइए देखते हैं कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, धन विधेयक पहले क्या होता है इसको जानिए कि वह विधेयक जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है, इसको ऐसे फिर से बोल देते हैं कि वह विधेयक जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है उसे धन विधेयक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। जब लोकसभा से पारित होता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा को क्या अधिकार होता है जी? तो बस वो सिफारिश कर देगा कि यहाँ परिवर्तन कर देना चाहिए, और फिर वो रिटर्न होता है किसके पास? लोकसभा के पास। तो राज्यसभा की बात को लोकसभा माने या न माने, लोकसभा पर डिपेंड है। इससे यह प्रतीत होता है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का जो अधिकार है शून्य प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसलिए केवल इसे सिफारिश करने का अधिकार होता है, दूसरा कोई अधिकार उसे प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सबसे तो बड़ी बात ये जानिए कि धन विधेयक जब पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही पेश किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति भी सिग्नेचर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, यानी उसे फर्स्ट टाइम लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले ही वो उनसे सलाह लिया गया है, वो बोले हैं अफर्मेटिव जवाब, तो बाद में नेगेटिव वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा का इसमें कोई शक्ति है ही नहीं। इसलिए इसमें सर्वे सर्वा किसका महत्व है धन विधेयक पर? तो लोकसभा का। ठीक है, अब कोई विधेयक साधारण विधेयक है कि धन विधेयक है, ये कौन निश्चित करता है? ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है, कौन निर्धारित करता है? तो इसका जवाब होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है? तो आपका जवाब होगा कि 2 बार। अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यानी 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आता है कि राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच कितने माह से अधिक गैपिंग नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो वे किस सदन की सदस्य थी? तो राज्यसभा की सदस्य थी।
इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। कब? तो 1966-67 की ये बातें हैं। और 1966 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद। 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी और 1977 तक रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे कार्यकाल के लिए भी आई थी, लेकिन ये बातें फिर हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जब पढ़ेंगे तो फिर वहां आएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको केवल यहाँ इतना याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो किस सदन की सदस्य थी? तो आपका जवाब होगा क्या कि राज्यसभा का सदस्य थी। कब प्रधानमंत्री बनी? तो 1966 में बनी। ठीक है, अब देखे हैं कि 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य थे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो 4। कौन कौन है? तो पहला इंदिरा गांधी, दूसरा एच.डी. देवगौड़ा, तीसरा I.K. गुजराल, चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति हैं। देखिए क्वेश्चन को बहुत टफ करेगा, तभी आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि इनमें से ऐसे कौन प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? इसमें से 3 का नाम दे देगा और एक अन्य दे देगा। ठीक है, तो आपका जवाब जो अन्य वाला ऑप्शन होगा वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा सकता है, इसलिए इसको याद रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा का सभापति। सभापति कौन होता है जी? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल ही सही बात कि उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। उसके बाद यहां वर्णन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इसको याद रखेंगे पॉइंट को। अगला पॉइंट है कि सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। जो सभापति होता है सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऐसे ही ज्ञात है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही ना सभापति होता है, तो वह किसी सदन का सदस्य कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही याद रखना है इसको। इसलिए इसे मत देने का अधिकार नहीं है और इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि किसी सदन का सदस्य रहता तब मत देने का अधिकार होता। लेकिन एक जगह इसे मत देने का अधिकार है कि जब राज्यसभा में मत 50-50 में बटा हुआ हो तो निर्णायक मत ये देता है। कौन? सभापति। ठीक है, और इनको वेतन कहां से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है। किस निधि से? तो संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ इसमें छूट गया कि राज्यसभा के सभापति का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है जी? तो अनुच्छेद 89 के तहत किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? 89 के तहत। अब राज्यसभा का उपसभापति, तो राज्यसभा का उपसभापति की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है जी? तो अनुच्छेद 90 के तहत की गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से अपना एक उपसभापति चुनती है। देखिए राज्यसभा जो है अपने ही सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपसभापति के रूप में चुन लेती है। उसके बाद इसे भी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपसभापति को भी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा का उपसभापति का जो सैलरी दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? तो ये भी संचित निधि से ही दिया जाता है। उसके बाद ये पद त्याग कैसे कर सकते हैं? उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति पद का त्याग कैसे कर सकते हैं? तो देखिए 3 कारण है। यदि राज्यसभा के उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यानी राज्यसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाए, यानी 6 वर्ष बीत जाए, क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का ही ना होता है, तो 6 वर्ष उसका समाप्त हो जाए। नहीं तो यदि सभापति को इस्तीफा दे दे, नहीं तो अपने पद को त्याग दे
सभापति को इस्तीफा दे दे, तब उसकी सदस्यता समाप्त होगी। नहीं तो यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसे हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, यानी राज्यसभा में उसे हटाने के लिए बहुमत द्वारा उसे हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन ये प्रस्ताव उस पारित करने के पहले 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाता है। किनको? राज्यसभा के उपसभापति। तभी मतलब क्या है कि उनको बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि कितना दिन पहले सूचित किया जाएगा जी? तो 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये वाला चार्ट आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। चलिए हम आपको याद करवा देते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी न हो, क्योंकि किताबों में तो सारा चार्ट, सारी बातें तो लिखी हुई होती है, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से अगर उसको समझा दिया जाता है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अधिक समय तक याद रह सकता है। तो आइए एक बार इसको ट्राई करते हैं। देखिए, राज्यसभा में सबसे अधिक सीट कहाँ है? तो यूपी में है 31। हालांकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इस जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो अगर हम कहें कि जनसंख्या के मामले में भारत में कौन आगे है, तो आपका जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश आगे है। करीब करीब 2011 के जनगणना के अनुसार वहां 20 करोड़ की जनसंख्या है। कहाँ? यूपी में। तो जब सबसे अधिक जनसंख्या वहां है तो राज्यसभा का सीट का भी संख्या अधिक कहाँ होगा? तो यूपी में है। ठीक है, तो बातें समझ में आई होगी। आइए देखते हैं, तो यूपी में कितने राज्यसभा का सीट है? तो 31 है। महाराष्ट्र में कितने हैं? 19 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी यहां पर तीनों जगह सीट की संख्या कितनी है? तो 11 है। तीनों जगह सीटों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, 11 है। तमिलनाडु में सीटों की संख्या कितनी है जी? तो 18 है। तमिलनाडु 18 है। उसके बाद बिहार और बंगाल दोनों जगह सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। उसके बाद कर्नाटक में राज्यसभा की सीट कितनी है जी? तो 12 है। कर्नाटक में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 12 है। अब देखिए उड़ीसा और राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 10। उड़ीसा तथा राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 10 है। केरल में राज्यसभा का सीट कितनी है जी? तो 9 है। केरल में राज्यसभा का सीट कितनी है? तो 9 है। उसके बाद देख लेते हैं कि पंजाब, असम, तेलंगाना राज्यसभा का सीट कितनी है? 7 है। तीनों जगह पर 7-7 है। ठीक है, तो पंजाब, असम, तेलंगाना में राज्यसभा का सीट 7 है। उसके बाद देख लेते हैं झारखंड में कितने हैं जी? तो झारखंड में राज्यसभा का सीट 6 है। झारखंड में राज्यसभा का सीट कितने हैं? तो 6 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा में राज्यसभा का सीट कितने हैं? तो 5 हैं। छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा में राज्यसभा का सीट कितने हैं? तो 5। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में राज्यसभा का सीट कितने हैं? तो 3 हैं। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में राज्यसभा का सीट कितने हैं? तो 3 हैं। उसके बाद अब देखिए, अब जो भी राज्य को हम छोड़ दिए हैं, यहां जिसका उल्लेख नहीं किए हैं, तो वहां पर आप ये मान लीजिएगा कि राज्यसभा में उसका सीट है तो कितना है? तो 1 है। कितना है? 1 है। तो जितने राज्य बाकी हैं सभी को मान लीजिएगा कि 1 है। तो ये 28 राज्यों का हमने वर्णन किया है। जो छूटे हुए हैं वो उसको मान लीजिएगा कि 1 है। अब हम लोग 9 केंद्र शासित प्रदेश पर आते हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश पर,
तो केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रहे कि दिल्ली में 3 सीट दिया गया है, पुदुचेरी में 1 और जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं जी? तो 4 है। जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं? तो 4 है। उसके बाद लद्दाख, हालांकि आजकल जम्मू एंड कश्मीर 2 भागों में बटा है कि एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, ठीक है। तो इसलिए कितने राज्यों की संख्या यहाँ हो गई है? तो 9 हो गई है। हाँ, एक काम आप लोगों को करना होगा कि देखिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर में जो हम 4 सीट बता रहे हैं राज्यसभा का, तो ये अविभाजित जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि लद्दाख में राज्यसभा का सीट दिया गया है या नहीं, तो इस बात का कंफर्मेशन आप लोग बिल्कुल कर लीजिए अपने स्तर से, नहीं तो बाद में हम जैसे कंफर्म होगा तो बिल्कुल हम बता देंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में थोड़ी सी मतलब मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए हम यहाँ क्लियरली नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में पहले विभाजन के पहले 4 सीट था राज्यसभा के। कितने सीट थे? 4 थे। और लद्दाख अब देख लीजिएगा थोड़ा इससे। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़े हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं राज्यसभा से पूछे जाते हैं सबका उल्लेख किया गया है, तो बिल्कुल ही आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और वीडियो को जरूर एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार चलाकर जरूर देखिए, क्योंकि एक बार में 50 से 60% आपको याद हो जाएगा। दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में तो बिल्कुल ही लगभग सब के सब याद हो जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि ये चार्ट देखते रहने से आपको याद हो जाएगा चार्ट, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे 1 बार 2 बार 3 बार जरूर चलाकर देखें। और एक सलाह और दी जाती है, हो सके तो अपने नोटबुक में इसे नोट करते चले तो और बेटर होगा, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी और देखने में भी आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपके साथ बना रहूंगा, आप लोग विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। हाँ, अब रह गई बात क्वेश्चन की, कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि आपसे 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में पूछा जाएगा। तो इसमें प्रथम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए बना जाता है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? और एक क्वेश्चन लास्ट है कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है, ठीक है। और इसी के साथ क्लास आज यही संपन्न होती है। हाँ, ये जाते जाते एक बात मैं और कर लेता हूं कि आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए अगर चुना गया है और वो सेवानिवृत्त 6 वर्ष के बाद हो जाता है, तो क्या फिर उसे राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है? तो इसका जवाब होगा कि बिल्कुल हाँ, चुना जा सकता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग संसद के बारे में पढ़ें, उसके बाद इसके विषय में पढ़ने के बाद फिर आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट बातें की जानकारी देंगे, ठीक है। नमस्कार।